हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने लॉरेंज बल के बारे में पढ़ लिया था ना। लॉरेंज बल जो है उसके चतुर्विम रूप के बारे में पढ़ लिया था कि उसके 4 घटक जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे वो करेंगे आपेक्षिकीय डॉपलर प्रभाव, और वो मैंने आपको थोड़ा बहुत बता भी दिया है कि उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है आपेक्षिकीय डॉपलर प्रभाव, और इंग्लिश में इसका जो नाम रखेंगे वो रखेंगे रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। बिल्कुल सिंपल सा इसका डेरिवेशन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। शुरू करते हैं इसको। पहले हिंदी मीडियम वालों के लिए लिखते हैं और फिर बाद में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लिखेंगे, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, मतलब छोटा तो नहीं बोलेंगे पर सिंपल सा है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे माना एक निर्देश तंत्र क्योंकि जो चैप्टर है ना उसकी सारी निचोड़ जो है वो ही इसी चीज में है। माना एक निर्देश तंत्र, वही लिखूंगी मैं कि एस डैश एक निर्देश तंत्र है जो एस के सापेक्ष v वेग से गति कर रहा है, वही लाइन हम लोग लिखेंगे। माना एक निर्देश तंत्र एस डैश एस के सापेक्ष माना एक निर्देश तंत्र एस डैश एस के सापेक्ष नियत वेग v से प्लस x दिशा में गतिशील है, प्लस x दिशा में गतिशील है। प्रारंभ में t बराबर t डैश बराबर 0, यानी कि जब शुरुआत होती है घटना की, समय पर s व s डैश के मूल बिंदु o व o डैश समपाती होंगे, यानी शुरुआत में दोनों, जैसे रेस शुरू होती है ना एक ही पॉइंट से, ऐसे ही ये दोनों के मूल बिंदु जो हैं o व o डैश वो समपाती होंगे। प्रारंभ में माना है हमने कि t व t डैश बराबर 0 समय पर दोनों के मूल बिंदु समपाती होंगे लिख लो, या समपाती है लिख लो। समपाती हैं। अब पैराग्राफ बदल के लिखेंगे, माना एक समतल तरंग समतल तरंग एस निर्देश तंत्र के ओ बिंदु से एस निर्देश तंत्र के ओ बिंदु से उत्पन्न होती है तथा एक्स अक्ष से थीटा कोण बनाते हुए P बिंदु पर पहुंचती है। किसी बिंदु
P पर पहुंचती है। माना यही तरंग O डैश से, अभी सारा समझाऊंगी, माना यही तरंग O डैश से चलती है, माना यही तरंग O डैश से चलती है तथा थीटा डैश कोण बनाते हुए, तथा थीटा डैश कोण बनाते हुए P बिंदु पर पहुंचती है। पहले एक बार इसकी थ्योरी लिख लो, फिर समझाती हूँ, 2 मिनट का काम है इसको समझाना। P बिंदु तक या P बिंदु पर पहुंचती है। तो पहले अपन लोग इस थ्योरी को आप लोग लिखो, फिर मैं इसको समझाती हूं एक बार। इसके आगे एक लाइन और लिखनी है। माना S व S डैश में, S व S डैश क्या है? निर्देश तंत्र। S व S डैश में P बिंदु के निर्देशांक P बिंदु के निर्देशांक x y z t वे x डैश y डैश z डैश t डैश हैं, वे x डैश y डैश z डैश t डैश हैं। तो S निर्देश तंत्र में तरंग का समीकरण, पहले एक बार लिख लो इसको, फिर ये समीकरण से आगे आपको जो लिखना है वो बताएंगे। और पहले मैं इसके बीच में इंग्लिश मीडियम का लिखवा दूंगी, जब तक हिंदी मीडियम वाले इसको लिख लो। देखिए समझ लीजिए एक बार, दोनों ही मीडियम वाले एक साथ समझ लीजिए, इसमें समझने का सेम ही है। हमने वही पहले वाली चीज की, एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एस डैश निर्देश तंत्र एस के सापेक्ष v वेग से जो नियत है, कांस्टेंट है, उसके साथ x डायरेक्शन में, x दिशा में गति कर रहा है। ठीक है, शुरुआत की स्थिति में क्या माना है हमने? इन दोनों के मूल बिंदु एक जगह, यानी रेस यहां से स्टार्ट हुई है। ठीक है, माना एक समतल तरंग S निर्देश तंत्र के O बिंदु से उत्पन्न होती है, यानी कि हमने जैसे माना था ना शुरू में तरंगाग्र निकलता है, ऐसे ही एक तरंग निकल रही है किससे? O बिंदु से, और मिलते मिलते कहां पे पहुंची? P बिंदु पर। तो ये क्या है? ऐसे जा रही है, जैसे मान लो ये x अक्ष है, तरंग इससे ऐसे निकल रही है, मतलब मान लो ये इसके साथ थीटा कोण बनाते हुए यहाँ P बिंदु तक पहुंच रही है। ठीक है, ऐसे ही अगर वही तरंग O डैश से चले, क्योंकि ये तो इससे आगे, मान लो O डैश यहाँ पे हो, तो ये इसके साथ मान लिया कितना एंगल बनाते हुए जा रही है? थीटा डैश एंगल बनाते हुए जा रही है। अब माना S फ्रेम ऑफ रेफरेंस, S निर्देश तंत्र में तो P बिंदु के निर्देशांक x y z t है, और S डैश में क्या है? x डैश y डैश z डैश p डैश t डैश। तो नोट कर लो यहाँ तक। उसके बाद एक बार मैं थ्योरी इंग्लिश मीडियम की लिखवा देती हूँ, फिर उसके बाद डेरिवेशन शुरू करेंगे। इसका डेरिवेशन दोनों में सेम है इसीलिए, और मैंने देखिए सारी क्लासेस अलग अलग बनाई हैं हमेशा से, लेकिन इसमें क्या है पूरा का पूरा डेरिवेटिव, पूरा का पूरा डेरिवेशन वाला पार्ट है, इसीलिए अलग अलग नहीं बनाई, क्योंकि सेम ही चीजें समझानी होती हैं। ठीक है, तो सारा डेरिवेटिव पार्ट रहेगा, बस थोड़ी सी थ्योरी रहेगी बीच में। पॉज करके नोट कर लो एक बार।
मिटा देती हूँ इसको, मैं इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे अब। हाँ, तो लिखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले। लेट अस कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस let us consider two frames of references f and s dash initially क्या होगा इनके initially their origins O and O dash their origins O and O dash coincide at time t बताया था शुरुआत के टाइम पर दोनों सेम जगह होंगे। द फ्रेम एस डैश इज मूविंग विद द फ्रेम एस डैश इज मूविंग विद a uniform velocity v a uniform velocity v with respect to frame s with respect to frame s in x direction with respect to frame s in x direction। पैराग्राफ बदल के consider a plane wave consider a plane wave originates at point O in frame S originates at point O in frame S and reaches the observer P। समझा दिया था अभी। reaches the observer P। the coordinates of the observer point P the coordinates of observer point P in S and S dash frames are XYZT and X dash Y dash Z dash T dash रिस्पेक्टिवली। तो प्लेन वेव का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा? लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन वेव इन एस फ्रेम लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन वेव इन एस फ्रेम। नोट करो यहां तक फटाफट।
फिर आगे डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं इसका। अब अपन लोग इक्वेशन शुरू करते हैं। देखिए अब आगे थ्योरी करते हैं। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो सेम चलेगा। लिखेंगे समीकरण जो है, इक्वेशन जो है प्लेन वेव का वो मान रखा है साइज इक्वल्स टू, आपने अगर ऑप्टिक्स में पढ़ा हो तो, कि कोई भी जो वेव होती है उसका समीकरण, तरंग का जो समीकरण होता है वो होता है ए, जो कि एम्पलीट्यूड होता है, आयाम होता है, एक्सपोनेंशियल यानी ई की पावर आयोटा वेक्टर के डॉट वेक्टर आर माइनस ओमेगा टी। इक्वेशन 1 समीकरण 1 त्रिविमीय है, ये 3D है, तभी वेक्टर आर सही है। यहां यानी हेयर ओमेगा जो है वो तो है हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति, क्या बोलते हैं इसको, कोणीय आवृत्ति। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। के जो होता है उसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्बडा, जो होता है प्रोपेगेशन कांस्टेंट या संचरण नियतांक। ऑप्टिक्स में पढ़ के आए हो भाई, मैंने ही पढ़ाया था। संचरण नियतांक इंग्लिश वाले लिखेंगे प्रोपेगेशन कांस्टेंट। वैसे इसे प्रोपेगेशन वेक्टर बोलना चाहिए यहाँ पे, संचरण सदिश, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर क्या आ रहा है ना, तो संचरण सदिश प्रोपेगेशन वेक्टर। वेक्टर आर क्या है, यहाँ पे जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, जैसे ये ओ है, जो भी निर्देश तंत्र था उसके पी बिंदु के सापेक्ष पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश। तो वेक्टर आर क्या है, बिंदु पी का स्थिति सदिश। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। लिखो इसको, तो इंग्लिश मीडियम वाले थी ना, सो वेक्टर के डॉट वेक्टर आर, डॉट प्रोडक्ट में इसका एक कोऑर्डिनेट एक्स घटक, इसका भी एक्स घटक, ये क्या है के, तो के तो सेम ही रहेगा 2 पाई बाई लैम्बडा के। देखो आर के दो घटक, एक तो एक्स कॉस थीटा और एक वाई साइन थीटा, हम लोग पढ़ के आए हैं कब, जब अपन ने वो थीटा एंगल से रोटेट करवाया था ना, घूर्णन करवाया था तब। तो इसका आएगा एक्स कॉस थीटा प्लस इसका भी के, क्योंकि हर दिशा में के तो वैसे भी समान रहेगा, एक्स कॉस थीटा, और दूसरा जो कोऑर्डिनेट रहेगा वो रहेगा वाई साइन थीटा। के की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाई लैम्बडा, यही होती है ना, होती है कि नहीं। तो अब देखना एक चीज, यहां एक चीज समझाती हूं मैं।
ओमेगा होता है 2 पाई f, होता है ना। अगर इसको लैम्बडा से गुणा भाग कर दूं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, ये 2 पाई/लैम्बडा क्या होता है, k होता है। और एक चीज और हम लोग लिखते हैं न्यू इज इक्वल्स टू, या फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल्स टू c अपॉन लैम्बडा। तो f इंटू लैम्बडा क्या होता है, c। तो ये क्या आ गया, kc। यहां से k की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा अपॉन c। तो यहां से k कांस्टेंट लेकर, k कॉमन लेकर, सॉरी, यहां तो बचा x cos थीटा प्लस y sin थीटा, k की जगह ओमेगा अपॉन c, और ओमेगा की जगह क्या होता है 2 पाई f अपॉन c। समीकरण 2 नोट करो। तो वेक्टर k डॉट वेक्टर r की वैल्यू आ गई 2 पाई f अपॉन c x cos थीटा प्लस y sin थीटा। नोट करो। समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1, तो लिखते हैं, पॉज करके लिख लिया करो आप, है ना। समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू from equation 2 to equation 1, from equation 2 to equation 1 करें, करते हैं। साई की वैल्यू a एक्सपोनेंशियल आयोटा, वेक्टर k डॉट वेक्टर r की वैल्यू क्या थी 2 पाई f अपॉन c x cos थीटा प्लस y sin थीटा माइनस ओमेगा t, ओमेगा क्या होता है 2 पाई f इंटू टी। यहां से 2 पाई f कॉमन लिया, यहां क्या बचा इक्वेशन 3। नोट करो यहां तक, ये तो एस निर्देश तंत्र में, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। नोट करो। ये किसमें था एस निर्देश तंत्र में। अब हम बात किसमें करेंगे एस डैश निर्देश तंत्र में। तो लिखेंगे इसी प्रकार एस डैश तंत्र में तरंग का समीकरण
इंग्लिश में लिखे तो सिमिलरली वेव इक्वेशन या द वेव इक्वेशन इन एस डैश फ्रेम क्या होगा, साई डैश आ जाएगा, ए डैश आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल आयोटा 2 पाई एफ की जगह 2 पाई एफ डैश आ जाएगा, यहाँ पे एक्स डैश आएगा, कॉस थीटा डैश आएगा, प्लस वाई डैश आएगा, साइन थीटा डैश आएगा, सी तो बदलता नहीं है, सी वैसा ही रहेगा, माइनस टी डैश आएगा। इक्वेशन 4 समीकरण 4 नोट करो। नोट करो इसको। अब क्या होता है, आइंस्टीन ने अपने फर्स्ट पॉस्टुलेट में कहा था कि कुछ इंसिडेंट्स, कुछ भौतिक घटनाएं ऐसी होती हैं जो सभी निर्देश तंत्रों में, सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में इनवेरिएंट रहती है, निश्चल रहती है। तो उन्होंने ये भी चीज बताई कि यहाँ पे जो ये कला कोण है यानी फेज एंगल है जो एक्सपोनेंशियल के साथ में है, वो कैसा रहेगा, हर निर्देश तंत्र में एक समान रहेगा। इसीलिए इन दोनों के कला कोण यानी फेज एंगल को क्या कर देंगे, बराबर रख लेंगे। तो लिखेंगे चूंकि समतल तरंग का कला कोण चूंकि समतल तरंग का कला कोण चूंकि समतल तरंग का कला कोण सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में निश्चल रहता है, अतः इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे सिंस द फेज एंगल ऑफ प्लेन वेव since the phase angle of plane wave remains invariant in all frame of references, so रब करते हैं यहां से, दोनों के फेज एंगल्स को इक्वल कर देंगे। टू पाई एफ यहां पे था एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा अपॉन सी माइनस टी बराबर 2 पाई एफ डैश एक्स डैश कॉस थीटा डैश प्लस वाई डैश साइन थीटा डैश अपॉन सी माइनस टी डैश। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा एफ एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा अपॉन सी माइनस टी इक्वल्स टू एफ डैश एक्स डैश कॉस थीटा डैश प्लस वाई डैश साइन थीटा डैश
अपॉन सी माइनस टी। इक्वेशन 5 थी शायद मेरे हिसाब से, नोट करो यहां तक। नोट करो फटाफट। यहां तक मिटा दूंगी मैं ना, नीचे वाली लाइन छोड़ दूंगी। प्रतिलोमी लॉरेंज रूपांतरण समीकरणों का उपयोग करने पर क्या होगा? प्रतिलोमी लॉरेंज रूपांतरण समीकरणों का उपयोग करने पर, या फिर इंग्लिश में लिखेंगे यूजिंग इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। देखिएगा कौन कौन सी यूज करेंगे। x की वैल्यू पता है हमें, गामा x माइनस वी टी होती थी। हमें क्या पता है, v अपॉन सी जो होता था वो होता था बीटा। होता था कि नहीं होता था? सही है। तो हम लोग देखिए, एक मिनट, x की वैल्यू होती थी ये, और माइनस की जगह प्लस, और ये t डैश होती थी। अगर मैं इसको, मैंने वैसे लिखवाई हुई है, मैं एक बार हल्का सा बस ऐसे बता रही हूं, अगर c से गुणा और c से भाग कर दिया, v अपॉन सी होता है बीटा, तो x डैश की वैल्यू आ रही है गामा x डैश, x की वैल्यू आ रही है गामा x डैश प्लस बीटा c t डैश। y की जगह y डैश ही आता है, z की जगह z डैश ही आता है, और t की जगह आता है t डैश गामा, गामा t डैश प्लस vx अपॉन सी स्क्वायर। यहां से v अपॉन सी होता है बीटा, तो गामा t डैश प्लस बीटा x अपॉन सी। इन समीकरणों का, इन इक्वेशंस का यूज कर लेंगे किसमें, एक मिनट, डैश डैश आएगा ना, फिर डैश और ये डैश यूज करेंगे किसमें, इक्वेशन 5 में। इन सारियों को मिला के, इन चारों को मिला के दे देंगे समीकरण 6 इक्वेशन 6। लास्ट वाली लाइन मत लिखना, ये तो मैंने उस पिछले वाले की बचा रखी है। मिटा देती हूँ। समीकरण 6 का उपयोग समीकरण 5 में करने पर इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे
यूजिंग इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5, यूजिंग इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5, करते हैं यूज। ऊपर की ये सारी लाइंस को मिटा देते हैं। करें, देखिए यहां पर था f, यहां पर था x cos थीटा, x की जगह पे हम लोग रखेंगे गामा x डैश प्लस बीटा c t डैश, x cos थीटा प्लस y की जगह y डैश साइन थीटा अपॉन c माइनस t, t की जगह गामा t डैश प्लस बीटा x डैश अपॉन c रखा, इक्वल्स टू यहाँ पे f डैश x डैश कॉस थीटा डैश प्लस y डैश साइन थीटा डैश अपॉन c माइनस t डैश। समीकरण है हमारे पास 7, इक्वेशन 6, वैल्यू रख दी। अब इन दोनों इक्वेशंस मतलब सॉरी जो 7th इक्वेशन है ना, 7वीं समीकरण, उसमें दोनों तरफ t डैश के गुणांकों की तुलना करेंगे। t डैश के गुणांकों की तुलना करने पर टी डैश के गुणांकों की तुलना करने पर इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ टी डैश। टी डैश के गुणांकों की तुलना करने पर यहाँ पे टी डैश के जो भी गुणांक बोलते हैं, कोफिशिएंट्स बोलते हैं, इनकी कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए टी डैश का कोफिशिएंट आ रहा है f बीटा c cos थीटा अपॉन c माइनस f लैम्बडा नहीं सॉरी f गामा इक्वल्स टू वहां पे टी डैश का कोफिशिएंट है ओनली f डैश, c से c कैंसिल हो गया, यहां से यहाँ पे गामा भी आएगा शायद ना, एक मिनट रुको, f गामा बीटा c, सही है गामा भी आएगा, c से c कट गया, यहाँ से f गामा ले लिया हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा बीटा कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू f डैश। नोट करो यहाँ तक, माइनस हो आएगा यहाँ पे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स है ना, यहाँ पे माइनस हो आएगा। देखिए टी डैश का है माइनस एफ डैश, ये आ गया यहाँ पे माइनस। अगर ये माइनस है, यहाँ से भी मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो एफ गामा इज इक्वल्स टू 1 माइनस बीटा कॉस थीटा, और जो माइनस यहाँ मैंने कॉमन लिया है वो इस माइनस से कैंसिल हो गया, एफ डैश। नोट करो यहाँ तक, यहाँ से एफ की वैल्यू मिल जाएगी, एफ बराबर यहाँ से फ्रीक्वेंसी जो एफ है वो आई एफ डैश अपॉन गामा 1 माइनस बीटा कॉस थीटा। ये जो है डॉपलर इफेक्ट, जो डॉपलर प्रभाव है उसका सबसे मेन रिजल्ट है ये। नोट करो, एक बार नोट करो फिर बताती हूँ। यह आपेक्षिकीय डॉपलर प्रभाव को दर्शाता है।
इट डिनोट्स द रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। नोट करो एक बार इसको। हमारे पास मैंने एक चीज बताई थी कि डॉपलर इफेक्ट में ऐसे देखते हैं, कोई चीज यहाँ रुकी हुई है, उसकी तरफ सोर्स आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए, दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए। वही चीज यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो देखो एफ डैश जो है वो प्रॉपर फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, बता देती हूँ। एफ डैश प्रॉपर फ्रीक्वेंसी होती है, गामा फिक्स होता है, बीटा फिक्स होता है, कॉस थीटा, थीटा जैसे जैसे बदलेगा, जैसे जैसे वेरी करेगा उसके रिस्पेक्ट में एफ यानी फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी, बदलेगी। तो आगे जो है ये तो डॉपलर इफेक्ट का रिजल्ट हो गया, एफ डैश इक्वल्स टू गामा 1 माइनस बीटा कॉस थीटा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थीटा की वैल्यूज तो बदलते जाएंगे और देखेंगे फ्रीक्वेंसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। कब तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ेगी कि हम थीटा की वैल्यू क्या रखें कि बढ़ेगी, क्या रखें कि कम होगी, ठीक है। तो वो चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आप लोग इतना सब नोट कर लो।